नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आजकल मैं आपके साथ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स पर कुछ वीडियोस शेयर कर रहा हूं, जिसको लास्टली मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आपके साथ। आइए आज दूसरी वीडियो उसी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर। इनमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो आपके 12th लेवल के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी होंगी, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स आपके सामने आ रही है, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको जैसा कि नाम से ही पता लग गया कि भी स्क्वायर जैसे एक फिगर होती है स्क्वायर, उसी टाइप की मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हैं तो मैट्रिक्स का नाम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज इट फाइन? ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ठीक है। मैं मान लीजिए मैंने अपने आप से कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गई जिसका साइज 2x2 है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं तो aij सम n इंटू n, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स aij जो लिख रहे हैं, दिस इज फॉर द एलिमेंट्स साइज n इंटू n। ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ रोज, क्योंकि n जो है, फर्स्ट जो n है वो नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड जो वैल्यू लिखी है, जो टर्म लिखा है, दैट इज फॉर द कॉलम्स। तो यहां मैंने एग्जांपल भी लिखा आपके सामने, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जिसमें आपके पास किसी एक सिंगल रो के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। 1 2 3 मैंने लिखा, और अगर आप इसे देखें तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका साइज 1 इंटू n होगा, यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो n हो जाएंगे, और रो जो होगी आपके पास उसकी जो वैल्यू आप लिखेंगे 1 लिखेंगे। इज इट फाइन? नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल यही आपके पास एलिमेंट्स अगर इस तरह से लिख दिए जाए तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन गई, जिसके अंदर 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। इट मीन आप इसको m इंटू 1 यानी m आपके पास रोज हो गई और 1 आपके पास कॉलम हो गया। तो कुछ इस तरह से इसका साइज को हम लोग मेंशन किया करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसे हम कई बार नल मैट्रिक्स भी लिख दिया करते हैं, और इन जनरल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो पढ़ लीजिए इसे आप। तो इसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। इसका साइज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका साइज जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में हो ना। ऐसे भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, तो किसी भी फॉर्म में आपके पास ये हो सकती है, डिपेंड सिचुएशन पर कि किस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने है। करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल, जब डायगोनल की बात आएगी तो सबसे पहली बात तो स्क्वायर जरूर होगा जी वो। करेक्ट।
यानी कोई भी डायगोनल अगर होगा तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होना जरूरी है। तो मान लीजिए ये 3 इंटू 3 है, तो आपके पास उसी में तो डायगोनल बनेगा ये वाला। दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल की बात हो रही है तो केवल इसी डायगोनल की बात हो रही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि whose elements are present on this diagonal only, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दे आर जीरो। मान लीजिए मैं आपके सामने 5 7 9 0 0 0 0 0 एंड 0, तो ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई जिसके अंदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द डायगोनल ओनली। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं DIAG और 5 7 9। तो 5 7 9 पढ़ करके अपने आप ही किसी को पता लग जाएगा कि डायगोनल पर 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और 3 एलिमेंट प्रेजेंट का मतलब है 3 इंटू 3 साइज की मैट्रिक्स है वो। तो डायगोनल पर 5 7 9 लिख दीजिए आप और बाकी एलिमेंट्स को 0 कर दीजिए, तो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट फाइन? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल ही है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी वहां 5 7 9 लिखा था, तो अगर ये 5 5 5 हो जाए यानी सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, तो इसी डायगोनल मैट्रिक्स का नाम स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम स्केलर मैट्रिक्स आपके पास हो जाता है। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में एक और बात भी बता दूं आपको यहां पर कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं हम कि AIJ यानी एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर 0 के इक्वल होते हैं उन सारी पोजीशन के लिए वेयर I नॉट इक्वल्स टू J। समझने की कोशिश करें इसे। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पोजीशन है दिस इज 1 1 2 2 3 3, यानी इन पर तो I J इक्वल है क्योंकि A 1 1 लिख रहा हूं, I और J 1 1 है। 2 2 लिखे I और J सेम है। 3 3 लिखे एलिमेंट सेम है, I और J सेम है। लेकिन उन सारी पोजीशन पर जहां पर I और J आपस में सेम नहीं है उन सब के रिजल्ट किसके इक्वल? दे आर इक्वल टू 0। इज इट फाइन? करेक्ट। और अगर यही स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी लिखें उसके बारे में भी आप कहेंगे कि AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J। और साथ ही साथ एक बात और भी लिखेंगे, AIJ इज इक्वल टू सम अल्फा। अल्फा का मतलब सम सेम थिंग फॉर I इक्वल टू J, यानी वो सारी पोजीशन जहां पर I और J इक्वल हैं उनके रिजल्ट सेम। जैसे यहां मैंने 5 5 5 लिख दिया, 10 लिख सकते हैं, कोई और नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स का नाम स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का ही पार्ट हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो डायगोनल पर उसे हम स्केलर मैट्रिक्स। और फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, ये भी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से दूंगा। AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल्स टू 1। यह अल्फा ना होकर के वहां कांस्टेंट ना होकर यहां पर 1 आ जाएगा बस, फॉर I इक्वल टू J। यानी जहां पर I और J आपस में इक्वल हो वो सारी एंट्रीज 1 के बराबर। जैसे मान लीजिए आप 1 0 0 1, इसे हम I2 लिखा करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर।
1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां भी देख रहे हैं डायगोनल पर 1 है, बाकी सब एंट्रीज 0 हैं। दिस इज I3, ऐसे I4 I5। अगर आप खाली I1 की बात करेंगे तो I1 इज नथिंग, केवल सिंगल 1। इज इट फाइन? तो ये हमारे पास स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, डायगोनल से स्टार्ट किया, स्केलर, और उसके बाद फाइनली आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होती है, प्रॉब्लम्स के अंदर हमको जरूरत पड़ सकती। करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास आ रही ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? दो पार्ट बताए जा रहे हैं इस ट्राइंगुलर में, एक तो अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर के लिए कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij सम m इंटू m या n इंटू n कह सकते हैं, जब स्क्वायर कह रहे हैं तो साइज सेम होना चाहिए, is called upper triangular if Aij equals to 0 for all I greater than j। अब जरा समझने की कोशिश करें, एक एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अपर ट्रायंगुलर जिसमें सारे एलिमेंट 0 के बराबर, लेकिन कौन से? जिनमें I j से ग्रेटर हो। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब आप देखें, इसमें देखें ये I ये J सेम, I ये J, I J से छोटा है, वो प्लेस ढूंढे जहां I J से बड़ा है। आप देख रहे हैं ये 3 पोजीशन है, ये यानी मैंने कंसीडर किया 2 1, पहले वाली एंट्री दूसरे वाली से बड़ी है, 3 1 पहले वाली एंट्री दूसरे से बड़ी, A32 पहले वाली एंट्री दूसरे से बड़ी। तो इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर किसे हम बोल रहे हैं? जिसके अंदर ये A11 है, A12 है, A13 है, A22 और A23 और A33, और बाकी ये वाली एंट्रीज 0 के इक्वल हैं, यानी जहां पर I ग्रेटर देन J है उसे हमने 0 अगर बोला, या वो 0 हैं, बाकी और एलिमेंट कुछ भी है। ये दूसरी टर्म में आपने देखा कि डायगोनल से नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी अगर 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर होगी। अब इसी तरीके से साथ साथ लोअर ट्रायंगुलर को भी समझ लें हम, तो लोअर ट्रायंगुलर में वो सारी एंट्रीज 0 के बराबर वेयर I इज लेस देन J, I इज लेस देन J। I इज लेस देन J किस पोजीशन का मतलब है? ये वाले, ये डायगोनल से ऊपर वाली जो एलिमेंट्स हैं दे आर 0, तो उसे हम क्या कह देंगे? दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर बोला, और लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन भी वही बिल्कुल सेम, Aij इक्वल्स टू 0 I लेस देन J के लिए। फैंटास्टिक, समझ में आ रहा है? आसान।
आइए थोड़ी सी बातें और करते हैं। अब बात आ रही है मेरे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस की। कंपेरेबल का मतलब है जिनको कंपेयर किया जा सके। अब कंपेयर किसे कर पाओगे? पक्की बात है जो एक जैसी दिखाई देने वाली होंगी। एक छोटी होगी एक बड़ी होगी तो कैसे पॉसिबल है? तो यहां लिखा मैंने टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर कैसा हो? अगर सेम हो तो तब हम उनको क्या बोल देते हैं? दे आर कंपेरेबल। कैसे? एक एग्जांपल देकर के बात करता हूं। 1 2 3 4 साइज है 2 into 2। X Y Z and W size here is 2 into 2 again. Both the matrices are comparable क्योंकि उनका साइज सेम है, जिसे आप ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर इज सेम, दैट इज वाई दे आर कंपेरेबल। ठीक है, आगे और बढ़ता हूं। अब आई बात इक्वल। तो कंपेरेबल को इक्वल मत समझना आप कि कंपेरेबल मैट्रिसेस की बात हो रही है तो हमने इक्वल कह दिया, नहीं। अगर इक्वल मैट्रिसेस की बात करूं तो वो सबसे पहले तो कंपेरेबल होनी चाहिए। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तभी उनको हम इक्वल कहते हैं। कैसे जी? देखें, मान लीजिए यहां लिखा मैंने 1 2 3 4 और दूसरी में भी 1 2 3 4। ठीक है ना? तो हम इनको बिल्कुल भी इक्वल कहने में कोई शर्म नहीं है जी हमें, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की हैं। साथ ही साथ ये 1 1 की पोजीशन, A 1 2 की पोजीशन, A 2 1 की पोजीशन, A 2 2 की पोजीशन, सबको मैच करके मैंने देखा इक्वल मिली मुझे। अब कई बार क्या होता है कि दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का निशान लगा होता है और बोल दिया जाता है कि दे आर इक्वल। एक तरफ कुछ नंबर्स होते हैं, एक तरफ कुछ वेरिएबल्स मुझे गिवन होते हैं, एक्स वाई जेड टी। मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताना होता है तो हम क्या करते हैं? उन सारे के सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के कंपेयर करके देख लेते हैं और इक्वल पुट करके उनके रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह की दो प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये है जी मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम में मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। आप देख रहे हैं दोनों की दोनों मैट्रिसेस 2 into 2 साइज की हैं। दिस इज 2 into 2, दिस इज अगेन 2 into 2। तो इक्वल का साइन बीच में लगा। इट मीन द एलिमेंट्स एट द सेम पोजिशन x + 3 उधर वाली मैट्रिक्स के सेम पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 4 4 के इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। y - 4 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 5 - 3 x is 2 and y is 3 + 4 दैट इज 7, राइट। अब जरा ये भी सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, इसको भी चेक कर लो। वहां गिवन है x + y किसके इक्वल? 9 के। x की वैल्यू मेरे पास 2i, y की वैल्यू 7i, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई होगा। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में जो x और y की वैल्यूज गिवन है उनको आप x = 2 एंड y = 7, दिस इज द आंसर। परफेक्ट, आसान, बिल्कुल सिंपल। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक आगे भी क्वेश्चन है मेरे सामने, उसको भी देखता हूं मैं। उसमें मुझे गिवन है x × y 4 z + 6 x + y = 8 0 w 6। कंपेयर करें तो सबसे पहले तो देख रहे हैं w की वैल्यू बड़ी इजीली निकल आई, w = 4। ठीक है, इसके बाद z + 6 = 0। इससे z का वैल्यू भी मेरे पास निकल आया -6, w is 4।
अब आते हैं x इंटू वाई पर। x इंटू वाई इसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसे या तो सॉल्व करो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि दो नंबर ऐसे सोच लूं मैं कि जिनको ऐड करूं तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाए। बोलिए क्या समझ में आ गया आपको? मुझे तो आ गया समझ में। यस, कितना कितना? 4 and 2। तो 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 4 और 2 को इंटू करेंगे 8 आ जाएगा। आपको किसी तरह की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से सोच लिया मैंने। तो आपने बोला कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, या ऐसा भी बोल सकते हैं x is 2, y is 4, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बस काफी है इतना ही आज के लिए। तो इतना रहने देते हैं इस वीडियो को, करेक्ट। तो इसे देखिए, आगे और वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।